Hello students. In the previous video, we were discussing the introduction of the chapter Tracing Changes Through the Thousand Years. हमने ये चीज़ें देखी कि 700 CE से लेके 1800 CE के बीच में लोगों के रहने सहने के तरीके, लोगों के डायलेक्ट्स में, लोगों के खाने या बोलने या पहनने के तरीके में जो चेंजेस आए उसका हमने एक ओवरव्यू लिया। अब हम आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इस पीरियड की जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से पढ़ी गई। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मतलब कि 700 CE से लेके 1800 CE की जो हिस्ट्री है उसको किस तरीके से पढ़ा गया या उसकी स्टडी किस तरीके से की गई। सो विल स्टार्ट द चैप्टर। हिस्ट्री इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो हमने क्या किया, हमने कुछ पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया ताकि हम उसको बेटर तरीके से स्टडी कर सकें। तो कौन कौन से पार्ट्स में हमने डिवाइड किया? पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री। ठीक है, तो हम फिर फर्स्ट वन कौन सा है? पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हमने क्या स्टडी किया? पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हमने स्टडी किया कि किंग्स, क्वींस, लीडर्स एंड द गवर्नेंस, मतलब कौन से राजा थे किस टाइम पीरियड में, कौन सी रानियां थी, उनका गवर्नेंस का स्टाइल क्या था, मतलब वो किस तरीके से रूल करते थे। ये सब चीजें हमने किस में पढ़ी? पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री। फिर हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री में पढ़ा कि उस टाइम पीरियड में किसी कंट्री का या किसी रीजन का इकोनॉमी कैसा था, लोगों का ट्रेड कैसा था, मतलब जो व्यापार वगैरह था लोगों का वो कैसा था, वो सब हमने किसमें पढ़ा? इकोनॉमिक हिस्ट्री में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने थर्ड जो था वो था आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री मतलब कि लोगों की पेंटिंग्स कैसे थी, म्यूजिक कैसे थी, डांस ट्रेडिशंस कैसे थे, या उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, वो सब मतलब जितनी भी चीजें थी वो सब हमने किससे पढ़ी? आर्ट की हिस्ट्री में पढ़ी। नाउ द फोर्थ वन इज सोशल हिस्ट्री, मतलब कि लोगों के कस्टम्स क्या थे, लोगों के बिलीव्स क्या थे, उनके रिलीजन क्या थे, वो कौन से धर्म में मानते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके के फंक्शंस वगैरह करते थे, वो सब किस में था? वो सोशल हिस्ट्री में आया। तो हमने क्या किया, ब्रॉडली हमने हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेडिवल हिस्ट्री को, ताकि हम उसको बेटर तरीके से पढ़ सके। कौन कौन से बोलते हैं? पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री। ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया? ताकि हम हिस्ट्री को बेटर तरीके से पढ़ सकें। सो इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वी हैव broadly classified into 4 types. The first one is political history, the second one is economic history, the third one is art history and the fourth one is social history. Now here it should be remembered that all types of history, political, economic, art and social, are interdependent and so it is not possible to study any one aspect of history in isolation. तो बोल रहा है कि ये जो चारों पार्ट हैं ये चारों के चारों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो सही भी है। अगर मान लो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा राजा है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी पर्टिकुलर कस्टम को बढ़ावा देता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके किंगडम के अंदर जो वहाँ की सोशल हिस्ट्री होगी, जो वहाँ के सोशल कस्टम्स होंगे वो वहाँ के राजा पे डिपेंड करेंगे। सिमिलरली जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो भी इकोनॉमिक हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो चारों जो पार्ट में जो डिवाइड किया गया, ये डिवाइड किया गया कि अब इसको बेटर तरीके से पढ़ सके, लेकिन इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ते, इसको हम एक साथ ही पढ़ते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। मतलब पढ़ते हैं अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके हिस्ट्री की। Actually, in the past few years, historians are largely using information related to political and art histories to study social and economic histories. So generally, पिछले सालों से historians क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आर्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसी इन्फॉर्मेशन से सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। मतलब वो सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, वो आर्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री के थ्रू ही सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। The history of this period of our history is very interesting because unlike the earlier period, many books written in the medieval period are still available and many monuments of that period are still present. Many things produced in that period are still prevalent today. For example, the tasty biryani and the yummy kebabs. Arrival of the Muslims in India resulted into a large Muslim population in the country and they also contributed in changing the ways of the nation in a significant manner. ये जो आपको याद होगा, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि जो इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री है, जो 700 CE से लेके 1800 CE की हिस्ट्री है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो भी बुक्स लिखी गई या जो भी मॉन्यूमेंट्स बने, जो जैसे कि मॉन्यूमेंट्स जैसे आपको बता दूं ताजमहल है या लाल किला है, ये सब मॉन्यूमेंट्स सब मिडिवल टाइम पीरियड में ही बने हैं। तो ये सब जो मिडिवल टाइम पीरियड के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बुक्स हैं, वो अभी भी अवेलेबल हैं, मतलब हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अभी भी हम उसको देख सकते हैं। तो इसी टाइम पे जो फूड हुआ, जैसे बिरयानी हो गई या कबाब्स हो गए, ये सब भी इसी टाइम पे इंडिया में आए और जो मुस्लिम पॉपुलेशन
पॉपुलेशन थी वो जब इंडिया में आई, मतलब जो मुस्लिम जो लोग थे वो जब इंडिया में आए तो उनकी पॉपुलेशन ग्रो थी और एक तरीके से जो उनका कल्चर है वो इंडिया के कल्चर के साथ मिक्स होता गया और जो उनके कल्चर की जो चीज़ें हैं वो इंडियन कल्चर में ऐड होने लग गई। ईद उल फितर हैज बीन डिक्लेयर्ड रिलीजियस हॉलिडे इन कंट्री। आपको पता होगा हमारे यहाँ ईद की छुट्टी होती है, क्यों? क्योंकि वो सब भी हमारे सोसाइटी के पार्ट है। हिस्ट्री में धीरे धीरे जब उनकी एंट्री हमारे कंट्री के अंदर हुई तो उसके बाद हमने उनके कल्चर को अपना लिया, उन्होंने हमारे कल्चर को अपना लिया। तो इसलिए क्या हुआ कि जो ये सब जो ब्लेंड है वो कल्चरल ब्लेंड काफ़ी अच्छे से हुआ, इसीलिए अभी हम आज के टाइम पे भी ईद की छुट्टी करते हैं अपनी कंट्री में। सेवरल वर्ड्स लाइक कागजात, जवाहरात, मुफ्तखोर कम फ्रॉम दिस पीरियड। सूफी म्यूजिक इज ऑल्सो गिफ्ट ऑफ दिस पीरियड। सो मिडिवल पीरियड के टाइम पे ही जो कुछ वर्ड्स हैं जो हम आज कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कागजात एक वर्ड हो गया जो पेपर के लिए यूज करते हैं, जवाहरात हो गया जेवल्स के लिए जो हम यूज करते हैं, ये सब वर्ड क्या है, ये सब मिडिवल टाइम पीरियड में ही वर्ड्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ये कुछ वर्ड्स, अगर आपको कभी एग्जाम्पल देने के लिए बोले कि मिडिवल टाइम पीरियड में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं तो आप इन वर्ड्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। और सूफी म्यूजिक जो है वो भी इसी टाइम पीरियड में आया है। तो ये तो हुआ स्टडी ऑफ हिस्ट्री कि मतलब हिस्ट्री को हमने किस तरीके से पढ़ा, इस टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है वो हमने किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से क्लासिफाई किया, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। नाउ वी विल लुक एट द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। मतलब इस टाइम पीरियड में 700 सीई से लेके 1800 सीई के बीच में जो नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स आए हमारी कंट्री के अंदर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। The study of 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the extent and variety of developments that occurred over the period। बोल रहा है जो 700 से लेके 1750 का जो टाइम पीरियड है वो हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी रिकॉर्ड है, जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो उसको पढ़ना किसी भी हिस्टोरियन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से इतनी जानकारी इकट्ठा करना और उसको डेसिफर करना, मतलब उसका मीनिंग निकालना, ये किसी भी हिस्टोरियन के लिए बहुत डिफिकल्ट काम है। At different moments in this period, new technologies emerged, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat। तो बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी आनी शुरू हो गई, जैसे पर्शियन व्हील आया इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील आया वीविंग में, और फायर आर्म्स जो थे वो कॉम्बैट में यूज होने लग गए। मतलब जो गोला बारूद था वो इसी टाइम पीरियड में यूज होना शुरू हुआ। इससे पहले लोग तलवारों से और हाथी घोड़ा इन सब से ही लड़ाई किया करते थे, लेकिन मिडिवल टाइम पीरियड के अंदर जो फायर आर्म्स है वो यूज होने शुरू हो गए। New foods and beverages came in the Indian subcontinent, potatoes, corn, chilies, teas and coffee। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो नए फूड्स हैं या जो नए खाने पीने का तरीका है वो लोगों में चेंजेस आने लग गए। जब नए लोग आए वो अपने साथ नई खाने की चीज़ लेके आए और धीरे धीरे वो सब चीज़ें हमारे रेगुलर यूज़ में आने लग गई, जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसमें कुछ नया नहीं है। Now we will move on to the next paragraph. This was also a period of significant mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. Subcontinent contained immense wealth and the possibilities for people to carve fortune। तो जैसा कि हमने बताया कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की तरफ, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ लोग क्यों मूव कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी, पैसा था और लोगों के पास काफ़ी अच्छा मौका था कि वो अपना जो फॉर्च्यून है, मतलब अपनी जो किस्मत है उसको चेंज कर सके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आके। ऐसा ही एक ग्रुप जो इस टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब मिडिवल टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, वो कौन थे? राजपूत। जो कि इनका नाम कहाँ से आया है? राजपुत्र से, जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर। ठीक है, तो मिडिवल टाइम पीरियड में एक जो ग्रुप, जो एक सोशल ग्रुप जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ वो कौन सा था? वो राजपूत था। ठीक है, Between the 8th and 14th centuries, the term was used more generally to address a group of warriors who claimed क्षत्रिय का status। मतलब कि बोल रहा है 8th and 14th century के आसपास जो राजपूत जो नाम है वो जनरली किसने यूज किया? जो कि क्षत्रिय कास्ट के लोग थे, ये अपने आप को वॉरियर्स मानते थे और ये जो टर्म था, मतलब जो अपने लिए जो एक टर्म यूज करते थे वो यूज करते थे राजपूत। मतलब जितने भी क्षत्रिय कास्ट के फाइटर थे इस टाइम पीरियड में उन्होंने खुद को राजपूत कहलाया। The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of various monarchs all over the subcontinent। बोल रहा है कि ये जो राजपूत टर्म था ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं यूज हुआ, जबकि उन सब सोल्जर्स के लिए और कमांडर्स के लिए, मतलब आर्मी में जितने भी लोग थे जिन्होंने अलग अलग राजाओं के लिए लड़ा इस टाइम पीरियड में, उन्होंने खुद को राजपूत कहलाया, मतलब उन्होंने खुद को राजपूत कहलवाया। A chivalric code of conduct, extreme valor, and a huge sense of loyalty were the qualities
of attributed to the Rajputs by their poets and bard. तो बोल रहा है कि chivalric code of conduct मतलब कि जिन पोएट्स हैं जिन्होंने राजपूत के बारे में लिखा है, जो भी हिस्ट्री जिन्होंने जिसकी राजपूत के बारे में जिसने लिखी, उन्होंने इनकी बहादुरी की गाथाएं बताई और उनकी लॉयल्टी मतलब कि जो विश्वास था लोगों का वो उसके बारे में बताया राजपूतों के बारे में। Other group of people such as Marathas, Sikhs, Jat, Ahom and Kayasthas also used the opportunity of the time to become politically significant. और इसी टाइम पे राजपूत के अलावा जो अदर ग्रुप्स जो थे जिन्होंने पावर एस्टेब्लिश की वो कौन थे? मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहम थे और कयस्थ थे। इन सब ने इसी टाइम पीरियड में यानी कि 700 से लेके 1800 के बीच में ही अपनी जो पावर है वो एस्टेब्लिश की। तो कौन कौन से ग्रुप हो गए? पहले हो गए राजपूत, सेकंड हो गए मराठा, थर्ड हो गए सिख, फोर्थ हो गए जाट, फिफ्थ हो गए अहम्स और सिक्स्थ हो गए कयस्थ। इन सब लोगों ने इसी टाइम पीरियड में अपना जो पावर है वो एस्टेब्लिश किया। मतलब जो नए सोशल एंड पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे ये एस्टेब्लिश हुए किस टाइम पीरियड में? 700 से 1750 के बीच में। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and expansion of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. तो बोल रहा है क्या हुआ जब लोगों ने इसमें माइग्रेट करना शुरू किया तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी काटना शुरू कर दिए क्योंकि उनको अपना एग्रीकल्चर जो था वो बढ़ाना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट वगैरह काटना शुरू कर दिए ताकि लोगों का जो एक्सपेंशन है एग्रीकल्चर का वो हो सके। अब लोगों ने जब माइग्रेट करना शुरू किया तो उनके जो रहने सहने का तरीका है, चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड फॉरेस्ट dwellers टू माइग्रेट। तो जब क्या हुआ, जब फॉरेस्ट कटने लग गए तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ा सिटी की तरफ। और जब वो सिटी की तरफ आए तो उनको नए नए काम ढूंढने पड़े, जैसे कि रीजनल मार्केट एस्टेब्लिश करना, है ना। मतलब जो वहाँ के जो सिटी के लोग थे जो उनसे वो लोग इन्फ्लुएंस होने लग गए, जैसे कि जो रीजनल मार्केट्स लगती थी और जो चीफटेन्स होते थे, प्राइस्ट मोनेस्ट्रीज, इन सब से जो फॉरेस्ट के लोग थे वो इन्फ्लुएंस होने लग गए। They became a part of the large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to the local lords. As a result, great economic and social differences emerged amongst peasants. Some possessed more productive land and others also maintained cattle, and they combined artisanal work and agricultural activity during the lean season. As society became increasingly differentiated and their occupations, ranks were not fixed permanently and they varied according to the power, influence and resource controlled by member of the जाति। तो जब जो फॉरेस्ट वाले ग्रुप थे, जब वो फॉरेस्ट वाले ग्रुप सिटी के अंदर आने लगे तो जो जाति थी या जो सोसाइटी का डिवीजन था वो बढ़ने लग गया। मतलब जो नए लोग आए उनको अलग अलग काम दिए जाने लग गए और उनके काम के हिसाब से उनकी जाति या उनके जो कास्ट थे वो एस्टेब्लिश करने शुरू हो गए। ये सब कब हुआ? ये सब 700 से लेके 1750 के बीच में हुआ। जो जाति इस फॉर्म हुई उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए क्या मैनेज करने के लिए? कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, मतलब कि उस जाति के जो मेंबर है वो किस तरीके से अपने आप को मतलब कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, उनके क्या रोल होंगे सोसाइटी के अंदर, उसके लिए हर जाति ने अपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत। तो ये जो रूल्स थे कौन बनाता था? ये जो एल्डर होते थे जाति के वो लोग बनाते थे और इसको कैसे एक असेंबली होती थी बड़े लोगों की जिसको क्या बोला जाता था? जाति पंचायत बोला जाता था। But these jatis was also required to follow the rules of their villages. Several villages was governed by a chieftain. तो बोल रहा है कि एक कुछ जो जातियाँ थी वो अपने रूल बनाती थी लेकिन उनको अपनी जाति के रूल के साथ साथ वो जिस विलेज में रहते थे उनको वहाँ के रूल भी फॉलो करने पड़ते थे और जो गांव का जो मुखिया था उसके रूल के अंडर भी इन जातियों को रहना पड़ता था। मतलब इनके पास दो तरीके के रूल थे, पहला जो इनकी जातियाँ बनाती थी जाति पंचायत के थ्रू और दूसरा जो गाँव के चीफटेन थे वो जो रूल बनाते थे इनको वो फॉलो करना होता था। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। पहला आज हमने पढ़ा स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मतलब मिडिवल टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री थी उसको कैसे स्टडी किया गया। सेकंड हमने पढ़ा कि कौन से नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स वहाँ पे प्रोमिनेंट हुए इस टाइम पीरियड में। अब हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर, मतलब कि इस टाइम पीरियड में कौन से क्षेत्र में कौन सा साम्राज्य जो था वो बना। Large states like those of Chols, Tughlaq and Mughals comprised many regions. A Sanskrit Prashasti praising the Delhi Sultanate, Ghiyasuddin Bulban, told that he was a ruler of a large empire that spread from Bengal in the east to the गजनी इन द तो अफगानिस्तान इन द वेस्ट। तो वो क्या बोल रहा है कि जो लास्ट स्टेट्स थे यानी कि जो बड़े बड़े एम्पायर थे जो जैसे कि चोल एम्पायर हो गया, तुगलक हो गया, मुगल हो गया, ये अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर बने थे। मतलब इनका जो एरिया था वो बहुत
बड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके बारे में प्रशस्ति लिखी जानी शुरू हुई। प्रशस्ति क्या होती है? जो किसी रूलर के प्रेज में कुछ लिखा गया हो। तो ऐसी ही एक प्रशस्ति जो कि गियासुद्दीन बलबन एक दिल्ली सुल्तान है उसके बारे में लिखी गई थी। ठीक है, उसमें लिखाया गया था कि जो उसका जो एम्पायर था वो बंगाल मतलब कि बंगाल से लेके ईस्ट में, बंगाल से लेके वेस्ट में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और उसका जो पूरा एम्पायर था उसने साउथ इंडिया को भी कवर किया हुआ था। ये किसकी बात हो रही है? गियासुद्दीन बलबन की बात हो रही है। तो गियासुद्दीन बलबन के एम्पायर में बंगाल से लेके अफगानिस्तान का पूरा एरिया था और पूरा एंटायर साउथ इंडिया, इसको द्रविड़ा कहते हैं, वो भी उसके अंदर था। People of different regions, Gowda, Andhra, Kerala, Karnataka and Gujarat apparently fled before his armies. Historians consider this to be exaggerated claim of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of subcontinent. तो उसके जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसके अंदर अलग अलग रीजन्स के लोग थे, जैसे गौड़ हो गए, आंध्र हो गए, केरल हो गए, कर्नाटक के हो गए, महाराष्ट्र हो गए। तो इतने सारे लोगों को उसकी आर्मीज ने मतलब भगा दिया था और अपने राज्य का पार्ट बना लिया था। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो क्लेम्स है ये एक्सैजरेटेड है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि राजा ऐसा क्यों करते होंगे। तो आप सोचिए राजा ऐसा मतलब बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलते होंगे, ताकि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा बढ़ सके, मतलब जो उनकी पावर है वो ज़्यादा दिख सके। तो बाकी लैंग्वेज एंड रीजन और बाकी का जो चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मतलब 700 से लेके 1800 के बीच में हमने हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा, पहले हमने उस चीज़ को पढ़ा। उसके बाद हमने नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप जो फॉर्म हुए इस टाइम पीरियड में उसके बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा रीजन एंड एम्पायर, मतलब कि किस क्षेत्र में कैसा साम्राज्य जो बना, इस टाइम पीरियड में कौन से बड़े साम्राज्य बने, हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर कल हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड रीजन एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। उसके बाद आखिरी में है हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।